संदीप अपनी मां को वृद्धाश्रम लेकर पहुंचा तो उसे एक रात उस वृद्धाश्रम में रुकना पड़ा। अचानक रात को किसी की घुटी सी चीख सुनाई पड़ी। जैसे ही संदीप ने जाकर देखा तो वह वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। शहर के जाने माने वृद्धाश्रम दिव्य धाम का दृश्य, जहां संदीप नाम का एक 40 वर्षीय व्यक्ति अपनी 75 वर्षीय मां को छोड़ने के लिए आया था। रिसेप्शन पर बैठी पूजा और संदीप के बीच बहस चल रही थी। देखिए मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं कि दोबारा अपनी माताजी को यहाँ पर लेकर आ सकूं, इसलिए आप इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए। आप कहती हैं तो मैं अभी के अभी 1 लाख रुपए का चेक काट कर आपको दे देता हूँ। बस आप मेरी माताजी को यहाँ रख लीजिए। अरे सर, मैं एक बार आपसे कह चुकी हूँ ना कि किसी भी हालत में आपकी माताजी को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता। इस वृद्धाश्रम की संचालक फ़िलहाल शहर से बाहर गई हुई हैं और कल शाम तक वापस लौट पाएंगे, इसलिए आप अभी जाइए और कल अपनी माताजी को लेकर आ जाइएगा। रिसेप्शन पर बैठी पूजा ने कहा तो संदीप बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करता हुआ बोला, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। 3 दिन बाद मेरी अमेरिका की फ़्लाइट है। अभी तो मुझे सारी तैयारियां करनी है। प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये बातें चल रही थी कि इतने में संदीप का मोबाइल बज उठा। उसके बॉस का फ़ोन था। हेलो जी सर, संदीप ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, मिस्टर संदीप, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल करके ज़रिए भेज देंगे। जी जी सर, मैं अभी कर देता हूँ, संदीप ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर संदीप, आपने काम के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी आपको इससे पहले कि संदीप अपनी सफाई में कुछ कह पाता दूसरी ओर से फ़ोन कर चुका था। चिंता और परेशानी में डूबा संदीप अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास बैठी कमला जी भी व्याकुल हो उठी। संदीप ने फिर से पूजा से कहा, मैडम, आप देख ही रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ बीवी बच्चे और घर की परेशानियाँ, तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी। मेरे फ्यूचर का सवाल है। मैडम प्लीज़ कुछ कीजिए। आप वृद्धाश्रम की मैनेजर को फ़ोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसा अभी संभव नहीं है, मैडम का फ़ोन आउट ऑफ रेंज है। ऐसा कहते हुए पूजा ने आवाज़ दी, विक्की, यहाँ आना। तभी 25-26 वर्ष का एक युवक उसके सामने उपस्थित हुआ। जी कहिए मैडम। विक्की, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का इंतजाम कर दो, बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम, अभी करवा देता हूँ, कहकर विक्की वापस अंदर चला गया। यह सुनकर संदीप हैरान रह गया। तभी पूजा बोली, देखिए मिस्टर संदीप, यदि आप दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन मैडम, मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे मैंने कहा ना कि आप रात को यहीं रुक सकते हैं। आप रूम नंबर 1 में चले जाइए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। पूजा के कहने पर संदीप बुझे मन से अपनी मां को लेकर कमरे में चला गया, जहां विक्की ने ज़मीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का इंतजाम कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी ही देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, पास में ही बाथरूम है। इतना कहकर विक्की रसोई घर में चला गया। संदीप वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा तो कमला जी साथ में लाई अपना बैग खोलकर बैठ गई और सिल्वर फाइल में लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने सुबह सुबह उठकर ही अपने और तेरे लिए आलू के पराठे बना दिए थे। तुझे पसंद है ना? अचार भी लाई हूँ। अपनी माँ की इस बात का संदीप ने कोई जवाब नहीं दिया, वो तो अपने काम में ही व्यस्त था। फिर कमला जी बोली, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही तुझे अपने हाथों से रोटी खिला देती हूँ, ना जाने इसके बाद कभी यह सुख मिले या ना मिले। कहते कहते उनका स्वर गीला हो गया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर वह संदीप को खिलाने लगी तो संदीप गुस्से से झेपते हुए बोला, क्या है माँ, आपको तो और कोई काम नहीं है? मुझे अभी बहुत सा काम निपटाना है, आप ही खाइए ये आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटे की यह बात सुनकर कमला जी थोड़ा सा हम गई और चुपचाप वह पराठा वापस बैग में रख दिए। फिर बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो, मेरी भगवान से यही दुआ है। थोड़ी देर यूं ही बैठे बैठे कमला जी अपने अतीत में विचरने लगी।
22 वर्ष की कमला जब शादी करके अपने ससुराल आई थी तभी से उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया था। घर में कई सदस्य थे। एक ननद थी जो अपने पति को लेकर अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अतिरिक्त उसके एक जेठ और जेठानी भी थे, परंतु जेठानी बड़े घर से आई थी। जेठ भी खूब अच्छा कमाता था, इसलिए जेठानी सास की धौंस भी बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। ले देकर सास का रोब कमला पर ही चलता था। कमला का पति एक छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करता था, कुछ खास नहीं कमा पाता था। घर का खर्च ससुर और जेठ की कमाई से ही चलता था। इस सब के कारण कमला की हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी अपने ससुराल में, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए थे, परंतु कमला की गोद अभी तक खाली थी। मन की पीड़ा तब और बढ़ जाती जब ससुराल वाले भी उसे बांझ होने के ताने देते थे। आखिरकार विवाह के 12 वर्ष पश्चात भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे संतान सुख की प्राप्ति हुई, परंतु उसका बेटा अभी 1 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। कमला अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके जेठ जेठानी भी परिवार से अलग हो गए। सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग सिधार गए। ननद और नंदोई ने अलग घर बना लिया। कमला अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन सारा काम करते हुए भी वह अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किलें सहने के बावजूद कमला ने उसे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर उसकी मुलाकात रेखा नाम की लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। रेखा मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। घर का काम करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। जहां घर का सारा काम कमला को ही करना पड़ता था, वहीं दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग या फिर अपने मम्मी पापा के घर चले जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं जम जाता। यह सब कमला को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कहती भी तो किससे। बहू को समझाने लगती तो दो टूक जवाब सुनने को मिलता था और बेटा पत्नी का दीवाना था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। समय यूं ही बीतने लगा। संदीप और रेखा की शादी को अब 12 साल बीत चुके थे। कमला जी के 2 पोते थे, एक 10 साल का और दूसरा 8 साल का। उधर रेखा के मायके वाले अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। अब रेखा ने भी रट लगा ली कि उसे भी अमेरिका में जाकर बसना है, वहाँ की हाई फाई लाइफ का मजा लेना है। संयोग से संदीप की कंपनी ने उसे विदेश में नौकरी का ऑफर दिया। यहाँ से दुगनी तनख्वाह के लालच में संदीप ने भी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। उसकी पत्नी रेखा और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। संदीप अपनी मां कमला जी को भी साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया गया। इस पर संदीप परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। उधर उसकी पत्नी रेखा अमेरिका जाने की जिद पर अड़ी थी। उसने सुझाव दिया कि फिलहाल माँ जी को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और 1 साल बाद दोबारा वीजा अप्लाई करके उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे। लेकिन अगर अगले साल भी वीजा ना लगा तो? संदीप ने कहा। तो उस पर रेखा बोली, अरे तो क्या हुआ, बल्कि मैं तो कहती हूँ उनके लिए वृद्धाश्रम ही ठीक रहेगा। वह क्या करेगी हमारे साथ विदेश जाकर, और तुम्हें भी अपनी माँ के बारे में सोच सोचकर परेशान होने की बजाय अपनी आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए। यह समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावुकता में बहकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। संदीप को भी यह बात ठीक लगी और वह अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्किट लाया हूँ माता जी। विक्की की आवाज़ से कमला जी की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान में आ गई। कमला जी चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी तो संदीप से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी लो। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की सूझ रही है। आज काम पूरा करके ना दिया तो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी, और यहाँ इंटरनेट की रेंज पहुँच ही नहीं रही। पता नहीं यह वृद्धाश्रम वालों ने भी अपने ही नियम बना रखे हैं। हद है, इतना भी नहीं समझते कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को, बुजुर्गों को सहारा देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो यह एक तरफ वृद्धाश्रम की मैनेजर घूमने को निकली हुई है, तो दूसरी तरफ जो मैडम यहाँ बैठी है हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। जब संदीप गुस्से में आकर यह सब बातें बोल रहा था
उस समय दरवाजे पर खड़ी हुई वही मैडम पूजा उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक उन्हें अपने सामने देखकर संदीप अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे वह मैं तो बस रहने दीजिए मिस्टर संदीप। मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर पूजा कमरे से बाहर निकल गई। संदीप को लगा कि शायद मैडम ज़्यादा पैसों की डिमांड करेगी, इसलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए मैडम, अगर आप कहती हैं तो मैं 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रुपए का चेक काट देता हूँ। तभी पूजा बोली, जी नहीं मिस्टर संदीप, पैसों की तो बात ही नहीं है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने न जाने कितने ही ज़रूरी काम टाले होंगे, कितनी रातें जागते हुए बिता दी होंगी, और आप उनके लिए यहाँ 1 रात तक नहीं रह सकते। यह सुनकर संदीप की आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक गई। तो पूजा बोली, चलिए मैं आपकी यह समस्या भी हल कर देती हूँ। मैं आपकी माताजी को अभी के अभी एडमिशन दिलवा दूँगी। लेकिन लेकिन क्या मैडम? लेकिन मिस्टर संदीप, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैडम की यह बात सुनकर संदीप उन्हें प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगा। तो पूजा बोली, हाँ, वृद्धाश्रम में रामलाल नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। उनको सिर्फ उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। यह सुनकर संदीप हैरान रह गया। फिर पूजा बोली, करीब 10 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था अपनी पत्नी और बेटे को लेकर। तब से लेकर आज तक वह अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन वो उनसे मिलने जरूर आएगा। लेकिन मिस्टर संदीप, आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज़्यादा समय है। यदि हो सके तो हमारा यह छोटा सा काम कर दो। सिर्फ एक नाटक ही तो है, लेकिन सोचिए, अपने पोते को नज़र भर देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा यह काम कर दीजिए, मैं आपकी माताजी को अभी एडमिशन दे दूंगी। यह बात सुनकर संदीप ने कहा, लेकिन मैडम, मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उनका नाम क्या है? वह उन्हें क्या कहकर बुलाता है? अरे मिस्टर संदीप, आपको उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि उनके पोते का नाम अमन है। अब आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए पूजा उसे रामलाल जी के कमरे में ले गई। रामलाल जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर वही आश्रम में रहने वाले उनके एक बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए थे। रामलाल, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई समय पर लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी, रामलाल जी के दोस्त ने कहा। तो कपकपाती आवाज़ में रामलाल जी बोले, कितनी बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ले, लेकिन मौत है जो बुलाने पर भी नहीं आती। न जाने क्यों ईश्वर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। रामलाल जी के दिल में छिपा दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा। अच्छा रामलाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उनके मित्र वहाँ से उठकर चले गए। दरवाजे पर खड़ा संदीप रामलाल जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी पूजा संदीप को लेकर अंदर आई। संदीप ने देखा कि पलंग पर एक बुजुर्ग कंकाल रूप में पड़े हुए थे। गाल अंदर गहराई में धंसे हुए थे। बेजान आंखें जैसे चीख चीख कर उनके दुख और पीड़ा की कहानी कह रही थी, परंतु उनकी आती जाती सांस उनके जीवित होने का प्रमाण दे रही थी। उनके पास जाकर पूजा बोली, बाबा बाबा, देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। तभी रामलाल जी ने अपनी आंखों को धीरे से खोला और बोले, कौन है बेटी? तो पूजा ने कहा, देखिए बाबा, आपका पोता पवन आया है। क्या मेरा अमन आ गया? कहते हुए बाबा की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बाबा, आपका पोता ऑस्ट्रेलिया से खास आपसे मिलने के लिए आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने। इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई? कितना बड़ा हो गया है रे तू। उसकी और नज़र डालते ही रामलाल जी के बूढ़े शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। पूजा ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठाया और बोली, बाबा, कल आपके पोते की वापसी की फ्लाइट है, इसलिए आज आप उससे जी भर बातें कर लीजिए। पूजा कमरे से बाहर गई तो संदीप पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा। तभी रामलाल जी बोले, वहाँ नहीं बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। संदीप कुछ असहज महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे पूजा की कही बात याद आई तो वह चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ गया।
मुझे यकीन था अमन बेटा, एक ना एक दिन तू जरूर आएगा। कभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे, तुझे देखने को ही मैं अभी तक जीवित था। लेकिन बेटा तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल मैंने तेरा इंतजार किया है और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते बीच में ही रामलाल जी हाँफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर फिर से बातें करने लगे। अच्छा एक बात बता बेटा, तेरे पापा का क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती? कितने साल हो गए उन्हें देखे हुए भी। यह बात सुनकर संदीप कुछ बोल नहीं पाया। फिर रामलाल जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? हाँ हाँ दादाजी, सब लोग ठीक हैं। पता है बेटा, यहाँ वृद्धाश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था तो उन्होंने वृद्धाश्रम के सभी लोगों में जलेबियां बांटी। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। ऐसा कहते हुए रामलाल जी ने पास पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक जलेबी रखी थी और संदीप को देते हुए बोले, बेटा यह जलेबी मैंने तेरे लिए रखी थी। संदीप ने अनमने ढंग से वो जलेबी उठाई। फिर रामलाल जी के पोपले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और बोले, बेटा तुझे याद है जब तू छोटा सा था ना, तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही मंडराता रहता था। तुझे जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तेरी माँ तुझे ज़्यादा जलेबी खाने से मना करती थी, इसलिए हर रोज़ शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाता था और हलवाई की दुकान से जलेबी खाता था। उस दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं थामा। अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए रामलाल जी ने कहा। तो संदीप बोला, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ज़िंदगी में परेशानियां ही बहुत है, लेकिन फिर भी देखो मैं आपसे मिलने आया हूँ ना। लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना दादाजी। अब आपने काम को समय देने की कोशिश करो तो रिश्तों को समय नहीं दे पाते, और अगर रिश्तों पर ध्यान दो तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी ही है। हम काम के बोझ को रिश्ता समझते हैं और रिश्तों को बोझ। यह सुन संदीप नजरें झुकाए चुपचाप बैठा रहा। फिर रामलाल जी बोले, लेकिन बेटा मुझे खुशी है कि कम से कम तू मुझसे मिलने तो आया। एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? रामलाल जी के इस सवाल पर संदीप सोच में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपनी पौत्र वधू के बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गया? तेरी शादी हुई या नहीं? रामलाल जी ने पूछा तो संदीप बोला, अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, तो कोई लड़की पसंद कर रखी है तूने? अरे नहीं दादाजी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? पवन बेटा, अब तो मुझसे छिपाएगा, तेरे बाप का भी बाप हूँ मैं। कहते हुए अचानक उनकी आवाज़ फिर से कांपने लगी और आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर थोड़े अंतराल के बाद बोले, अभी तक तो तेरे पिता की खुशबू भी तेरे जहन से नहीं गई, पर वह मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन बेटा तू मेरी एक बात मानेगा? हाँ दादाजी बताइए। बेटा तेरा पिता तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्धावस्था में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी ज़िंदगी एक सज़ा से ज़्यादा और कुछ नहीं रह जाती। यह सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है। यहाँ वृद्धाश्रम में कितने ही ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बेटियाँ, बहू पोते पोतियाँ सब हैं, लेकिन फिर भी उनका अपना कोई नहीं। जीवन के इस पड़ाव पर आकर सारे रिश्ते मिथ्ये लगने लगते हैं। यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात सूल की तरह चुभती है। अभी संदीप और रामलाल जी की बातें चल रही थी कि संदीप का मोबाइल बज उठा। उसने देखा उसकी पत्नी रेखा का फ़ोन था। फिर बोला, अच्छा दादाजी, अब आप सो जाइए, सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आऊँगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा। भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। संदीप ने बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की चौखट लांघने लगा, उसी समय एक घुटी हुई सी हृदय विदारक चीख उसे सुनाई दी। उस आवाज ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका से उसने पीछे मुड़कर देखा तो रामलाल जी अपने बिस्तर पर निढाल होकर गिर चुके थे। संदीप जल्दी से उन्हें पास गया, उन्हें हिलाया डुलाया, लेकिन उनके प्राण
पखुरे तो उड़ चुके थे। उस वृद्ध व्यक्ति से कोई रिश्ता ना होते हुए भी उनकी ऐसी हालत देखकर संदीप की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैडम पूजा को आवाज दी और रामलाल जी के बारे में बताया। काफी देर तक संदीप उदास होकर बाहर ही बैठा रहा। तभी दोबारा उसका फोन बजा। संदीप ने फोन उठाया तो उसकी पत्नी बोली, अरे इतनी देर से कहाँ हो तुम? तो माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वो क्या है ना रेखा, यहाँ वृद्धाश्रम की संचालिका उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं। तभी संदीप की बात को काटते हुए उसकी पत्नी रेखा बोली, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ था तो कल हो जाता, इसके लिए तुम्हें वहां रुकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें माँ को वहां छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहां अपनी माँ के पास बैठे हो। यह तुम कैसी बातें कर रही हो रेखा? वो माँ है मेरी, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाता उन्हें? मैं कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगा, कहते हुए संदीप ने फ़ोन काट दिया। फिर जब अपनी माँ के पास कमरे में गया तो उसे उदास देखकर कमला जी ने पूछा, क्या हुआ संदीप बेटा, कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक गया था तो इसलिए मैं बस बाहर टहलने चला गया था। अच्छा माँ, मैडम ने हमें बाहर हॉल में बुलाया है। हॉल में किस लिए बेटा? कमला जी ने पूछा तो संदीप बोला, खाना खाने के लिए माँ। इस आश्रम का एक नियम है कि यहाँ सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हाँ बेटा, तूने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया, भूख लगी होगी, ऊपर से काम का बोझ, चलकर खाना खा लेते हैं। संदीप अपनी माँ के साथ बाहर हॉल में आया, जहाँ एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर खाना रखा हुआ था। एक एक करके सभी बुजुर्ग वहाँ आकर बैठने लगे। कुछ बुजुर्ग तो चलने फिरने में असमर्थ थे, जबकि कुछ बुजुर्ग ऐसे थे जो शरीर से पूरी तरह लाचार हो चुके थे। वृद्धाश्रम में काम करने वाले कर्मचारी बड़े सेवा भाव से उनके लिए खाना डालकर उन्हें खिला रहे थे। संदीप बड़े गौर से यह सब देख रहा था। उन बुजुर्गों पर एक नज़र डालने मात्र से यह स्पष्ट हो रहा था कि वह यहाँ पर सुखी नहीं है। हालांकि खाने पीने और रहने की सुविधा बहुत अच्छी थी, परंतु अपने बच्चों से दूर होने का गम और निराशा का भाव उनकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। बड़ी मुश्किल से संदीप ने थोड़ा सा खाना खाया और वापस कमरे में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब कमला जी कमरे में आई तो अपने बेटे के पास बैठते हुए बोली, क्या बात है बेटा, तुमने तो खाना खाया ही नहीं? मेरे खाने का मन नहीं हुआ माँ, उदासी भरे स्वर में संदीप ने कहा और फिर बोला, माँ आप आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, मुझे वो खाने हैं। तो कमला जी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देते हुए बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना, हर रोज मुझे आलू के पराठे बनाने को कहता था और जब मैं बनाती थी तो कहता था, माँ मुझे अपने हाथ से खिलाओ, जब भी तेरे हाथों से खाता हूँ तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है, तो आज भी खिलाओ ना माँ। संदीप ने कहा तो कमला जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। फिर भाव विभोर होते हुए संदीप ने कहा, माँ याद है आपको, जब बचपन में एक बार गर्मियों की छुट्टियों में हम मौसी जी के घर गए थे तो मैं वहीं गली में आस पड़ोस के बच्चों के साथ छुपा छुपी का खेल खेलने लगा था। कोई कहीं तो कोई कहीं, मैं भी बच्चों के साथ पास की गली में जाकर छिप गया। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए, लेकिन मैं वहां गलियों में ही घूमता रहा। मौसी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। वह घटना याद करके कमला जी बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुझे मैंने, दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। जिस बेटे को 2 पल भी अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं देती थी, वह बेटा कई घंटों से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ वहाँ ढूंढती रही थी। गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखा, तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। हाँ माँ, मुझे याद है, मुझे देखते ही आप दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई थी और मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। कितना रोई थी आप उस समय। आप बात करते करते कमला जी और संदीप की आंखों में आंसू आ गए। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ बेटे को इस तरह बैठकर बात किए हुए। जब से संदीप की शादी हुई थी तब से लेकर आज तक तो वह सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहता था। माँ के पास बैठने का ना तो उसके पास समय था और ना ही कभी उसे ज़रूरत महसूस हुई थी। बातें करते करते संदीप अपनी माँ की गोद में सर रखकर ही सो गया। कमरे के बाहर खड़ी मैडम पूजा काफ़ी देर से यह सारा
नजारा चुपचाप देख रही थी। कमला जी बहुत देर तक उसके सर को यूं ही सहला रही थी और फिर बैठे बैठे ही सो गई। अगले दिन सुबह संदीप की नींद खुली तो 8 बज रहे थे। घड़ी देखते ही वह चौंक गया और कमला जी को जगाते हुए बोला, माँ, मुझे तो बहुत देर हो गई, ऑफिस भी जाना था। जल्दबाजी में वह अपने बैग में सारा सामान रखने लगा और रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो कमला जी बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुककर कुछ खा लेना, नहीं तो मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, कहकर संदीप वहाँ से तेजी से निकल गया। वहाँ से सीधा वह अपने ऑफिस चला गया, परंतु दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत कुछ अपने पीछे छोड़कर आया है। ना चाहते हुए भी बार बार वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के बेबस, लाचार और निराश चेहरे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। रात को संदीप जब घर पहुंचा तो गुमसुम सा था। तो रेखा बोली, छोड़ आए माँ को वृद्धाश्रम। इस पर संदीप ने हाँ में सर हिला दिया। तो रेखा बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर संदीप हैरत में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उलझनों से घिरा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए? तुम खाना ठंडा हो जाएगा, उसकी पत्नी ने कहा। तो संदीप बोला, मुझे भूख नहीं है, और उठकर अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन संदीप की आंखों से नींद गायब थी। वह रात उसने बड़ी मुश्किल से काटी। अगले दिन सुबह सुबह संदीप बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया और ठीक 2 घंटे बाद वह उसी वृद्ध आश्रम के सामने खड़ा था जहां एक दिन पहले वह अपनी मां को छोड़कर आया था। जैसे ही अंदर की ओर गया तो सामने ही मैडम पूजा खड़ी थी, जो बड़े इम्तिनान से उसकी ओर देख रही थी। कुछ बुजुर्ग लोग आंगन में टहल रहे थे। अंदर आकर संदीप यहाँ वहाँ देखने लगा। मैडम, मेरी माताजी कहाँ हैं? प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। तो मैडम बोली, देखिए मिस्टर संदीप, अभी तो आपकी कमला जी से बात नहीं हो सकती। क्यों मैडम, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, माँ अभी तक सोई होंगी। कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ, जब जाग जाएंगी तब उनसे मिल लूँगा। तभी मैडम ने कहा, नहीं मिस्टर संदीप, वो सोई नहीं है, बल्कि वृद्धाश्रम की कुछ अन्य बुजुर्ग महिलाओं के साथ पास में ही बने मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं। दरअसल उन्होंने निर्जला उपवास रखा है अपने बेटे के लिए। अपनी सेहत और जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने इस उम्र में भी जितिया का कठिन व्रत धारण किया है। इस समय वह पूजा में व्यस्त हैं। आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मैडम की यह बात सुनते ही संदीप की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तभी उसे सामने से कमला जी हाथों में पूजा की थाली लिए आते हुए दिखाई दी। उन्हें देखते ही संदीप माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा देखकर कमला जी को वही घटना याद आ गई जब उनका 8 साल का छोटा सा संदीप राह भटक गया था और माँ को देखते ही माँ माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ता आया था। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरी जैसी औलाद पर। माँ के पैरों में गिरकर संदीप जितना बोल रहा था उससे ज़्यादा रो रहा था। कमला जी ने उसके आंसू साफ करते हुए उसे उठाया तो संदीप बोला, चलो माँ, अब घर चलते हैं। तभी मैडम पूजा बोली, लेकिन मिस्टर संदीप, आप ऐसे नहीं जा सकते। इन्हें वृद्धाश्रम से ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। ठीक है मैडम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। आइए। मैडम उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गई। ड्रॉअर में से एक पेपर निकालते हुए साइन करने के लिए संदीप को दिया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। यह देखकर संदीप हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ की मैनेजर अभी तक आई नहीं क्या? तो मैडम बोली, मिस्टर संदीप, इस वृद्धाश्रम की मैनेजर मैं ही हूँ। लेकिन मैडम, 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई है। तो मुस्कुराते हुए मैडम बोली, वह सब झूठ था।
और वह झूठ मैंने इसलिए बोला था ताकि आप एक रात यहाँ रुके और देखें कि उम्र के इस पड़ाव में परिवार से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। यहाँ आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका देती हूँ और वो लोग खुशनसीब होते हैं जो इस मौके को संभाल लेते हैं। रिश्तों की अपनी अहमियत होती है मिस्टर संदीप। माँ बाप अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उनका करियर बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में यह उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर बुढ़ापे के लिए जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें ज़रूरत होती है अपने बच्चों के थोड़े से प्यार की, उनके साथ की, और जब उन्हें यह मिल जाता है तो उनकी यह अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। यह बात सुनकर संदीप आंखों में आंसू लिए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, आपका बहुत धन्यवाद। अपनी मां को लेकर संदीप जैसे ही वृद्धाश्रम के गेट से बाहर जाने लगा तो सभी बुजुर्ग टकटकी लगाकर उन्हें जाते देख रहे थे। कुछ बुजुर्ग तो उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आए। वे सब सोच रहे थे काश उनके जीवन में भी एक ऐसा दिन आए जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। जैसे ही कमला जी अपने बेटे संदीप के साथ गाड़ी में बैठी तभी संदीप के पास फ़ोन आया। अरे सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए थे तुम? कितनी बार तुम्हें फ़ोन किया लेकिन तुम हो कि फ़ोन उठाते ही नहीं हो, उसकी पत्नी ने कहा तो संदीप बोला, मैं वृद्धाश्रम से माँ को लेकर वापस आ रहा हूँ। क्या यह क्या कह रहे हो तुम माँ को वापस ला रहे हो? अरे उन्हें रखोगे कहाँ? हमें तो विदेश जाना है ना। और मैं बता देती हूँ विदेश जाने का प्रोग्राम मैं हरगिज कैंसिल नहीं करूँगी। जहाँ से ला रहे हो वहीं वापस छोड़कर आओ उन्हें, रेखा ने कहा तो संदीप बोला, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी माँ को अकेले छोड़कर अमेरिका नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। कहते हुए संदीप ने फ़ोन काट दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब चाहे जो भी परिस्थिति हो वह अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, आपको वृद्धाश्रम की मैनेजर की समझदारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।